आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम एक फंक्शन है जो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे बढ़ के अपने मेन सिलेबस की तरफ, उसके अंदर कई जगह कैलकुलेशन करने में ये काम आएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर्स के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम है क्या? एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म्स। जितने भी दुनिया में रियल पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, उनको आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है लॉगरिथम फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है उसको समझें। जैसे 49 को मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ। 81 को मैं 3 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ। ऐसे 4 को मैं 8 टू दी पावर 2/3 लिख सकता हूँ, तो 4 मिल जाएगा। 1/16 को मैं 2 दी पावर -4 लिख सकता हूँ। 3/5 टू दी पावर 3/5 को मैं 5/3 की पावर -1 लिख सकता हूँ। 67 को 67 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 9√3 को मैं 1/3 टू दी पावर -5/2 लिख सकता हूँ। और 27 को मैं 81 की पावर 3/4 लिख सकता हूँ। मतलब दुनिया में जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है ये सारे पॉजिटिव है। देखो 125, 81, 3/5, 1/16, 4, 67, 9√3, 27, ये सब सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब एक बेस होगा, कोई नंबर हो और उसकी पावर होगी कुछ ना कुछ। ये बेस होगा और इसकी पावर, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये क्या है? रियल पॉजिटिव नंबर। हमने पहले ही बोल दिया कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब आप बेस देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर सभी के अंदर बेस देखिए। जैसे ये 7 बेस है, इसको बेस बोलते हैं। ये बेस है और इसको हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर, और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अलजेब्रिक लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर, इसके अंदर ये बेस में वेरिएबल आता है और ये कांस्टेंट आता है, जबकि इसमें ऐसा होता है 2 दी पावर एक्स, एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल आता है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब देखें, ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। अब बेस को देखें, इन सभी के अंदर बेस क्या है? पॉजिटिव है। ये बेस पॉजिटिव, ये बेस पॉजिटिव, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो बेस भी पॉजिटिव होगा। अब हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं उसको समझें। जैसे मैं बात करता हूँ नेगेटिव के लिए, मैंने बोला -125, इसको आप -5 टू दी पावर 3 लिख सकते हो। -81, इसको आप -3 टू दी पावर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्क्वायर आएगा ही, नेगेटिव को हम नहीं लिख सकते। या फिर दूसरा, जैसे मैंने बोला -2 है, -2 दी पावर आपने 2 लिख दिया, वो 4 हो गया। चलो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया 4 को। -2 दी पावर 3 इक्वल टू -8 हो गया। ये नेगेटिव को हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर -2 दी पावर 1/2 आ गया तो ये डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट ऑफ -2 और ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इसीलिए कभी भी हम बेस को नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि बेस नेगेटिव लेने पे आपको हर बार बताना पड़ेगा कि कहाँ इसको यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। इवन रूट के अंदर आपको बताना पड़ेगा यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह के टर्म में आप बताना पड़ेगा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिव के अंदर अगर बेस पॉजिटिव है तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते। इसके लिए कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह का, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव के अंदर आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो बेस है वो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। जब बेस नेगेटिव लेंगे ही नहीं तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव आएगी नहीं। ये अगर बेस नेगेटिव लिया तो नेगेटिव आया ना, अगर इसकी जगह प्लस होता तो कभी नेगेटिव आता, कभी नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसमें हम बेस को पॉजिटिव ही ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। और बेस को पॉजिटिव लेंगे तो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जितने भी रियल पॉजिटिव नंबर दुनिया में, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर, उन सभी को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव को नहीं लिख सकते, क्योंकि नेगेटिव में ये दिक्कत आती है, इसलिए नहीं लिख सकते। समझ आया ऐसा क्यों? चलो आपको ये पॉजिटिव वाला केस समझ आया। अब आपको यहाँ पे देखने से एक चीज़ और समझ आ गई। क्या समझ आ गई? कि ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका जो बेस है, बेस ए, ये भी पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0।
जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो की कोई भी पावर हो जीरो आएगा ऑलवेज। इसलिए हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू मिल रही है, यूनिक वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो आप कैसे बताओगे कि किसकी पावर क्या आ गई? आपने ये तो बता दिया कि 1/16 2 की पावर -4 है, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो होता तो जीरो की कोई पावर 2 लगाता, कोई 3 लगाता, कोई 5 लगाता, लेकिन सबका आंसर जीरो। जीरो की कोई भी पावर जीरो, मतलब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से पावर लगा दी, सबका आंसर अलग अलग हो गया। इसलिए जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। और इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें भी आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि 1 की भी पावर है, कुछ भी पावर लगाओ 1 की हमेशा 1 ही मिलता है। 1 की कुछ भी पावर लगाओ हमेशा 1 मिलेगा। ये यूनिक वैल्यू मिल ही नहीं रही, जब यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही तो हम फंक्शन में काउंट करते ही नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ध्यान दें, किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 1 भी नहीं होता। मतलब 0 से 1, जीरो भी नहीं 1 भी नहीं, और फिर 1 से ग्रेटर 1 नहीं, 1 से बड़ी सारी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब इसको ग्राफिकली देखें, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ध्यान देना ग्राफ क्या आएगा। अब समझे, अगर a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो 0 और 1 के बीच में हो सकती है। a की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी हो सकती है, जैसे मैं बोलता हूँ 1/2 का। अब आपने 1/2 की पावर 1 की तो 1/2 मिला, 1/2 की पावर 2 की तो 1/4 मिला, और 1/2 की पावर 3 की तो 1/8 मिला। आप ध्यान दें, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है ये 1/2, इसकी पावर को आप इंक्रीज करते जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। 1/2 बड़ा है 1/4 से, 1/4 फिर बड़ा है 1/8 से, मतलब 1/2 से 1/4 आया, 1/4 से 1/8 है, वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, और पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब एक्सपोनेंट के अंदर बेस है वो 0 1 के बीच में है, तो उसकी वैल्यू पावर को बढ़ाने पे वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये x, अब x को देखें, x क्या है? पावर तो कुछ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, -1 नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, -5/2, 3/4 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ रियल पॉजिटिव नंबर को ही लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस है वो पॉजिटिव होगा, 0 और 1 नहीं होगा, और उसकी पावर है वो कुछ भी हो सकती है, -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकती है। अब आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि अगर बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो पावर की वैल्यू बढ़ाने पे, x की वैल्यू बढ़ाने पे ओवरऑल वैल्यू वो छोटी होती जाएगी। x की वैल्यू अब आपको पता है नंबर लाइन के अंदर ये -∞ होता है, +∞, लेफ्ट टू राइट जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में x की वैल्यू वो बढ़ती जाती है। तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये है e⁻x का ग्राफ, जहाँ पे a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूँ, कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए ये तो क्या था, a⁻x, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ऐसा ग्राफ। अब 0 पे इसकी वैल्यू 1 आता है, किसी भी एक्सप्रेशन की, चाहे वो अलजेब्रिक हो, नंबर हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0। लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ इंडाइसिस के अंदर, कि a⁻0 हमेशा 1 होता है। तो a की पावर 0 है वो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0,1 ये नंबर हो गया। ये तो था a⁻x का जब 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 है, तो 2 की पावर 1 करो आपको 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करो आपको 4 मिलेगा, और 2 की पावर 3 करो आपको 8 मिलेगा। मतलब बेस है वो 1 से बड़ा है, तो पावर को बढ़ाने पे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। पावर को बढ़ाओगे मतलब इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट जाओगे, पावर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ये ऐसे वैल्यू बढ़ेगी। ये है a⁻x का ग्राफ जब a इज़ ग्रेटर देन 1, और a 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a 1 होने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको ऑलवेज क्या मिलने वाली है, 1 की कितनी भी पावर लगाओ 1, तो उसको हम काम में नहीं लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके अंदर एक और चीज़ देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कभी भी अगर a⁻∞ बोला जाए, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी बोला जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब समझिए, अगर इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
तो इन्फिनिटी आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू, जैसे 1 से बड़ी वैल्यू 2, इसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे जाके बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो अगर a से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू बेस, उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। और अगर ये a = 1 है तो उसकी पावर कुछ भी लगाओ हमेशा 1, और अगर ये लेस देन 1 है तो ये 0 हो जाता है। अब ये क्या हुआ, अब समझे। मैंने बोला कि जैसे बोला था 1/2 की पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, पावर इतनी सारे बढ़ा दी कि छोटे होते होते वो 0 के इक्वल पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि a⁻∞, किसी भी वैल्यू या नंबर की पावर इन्फिनिटी है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर वो वैल्यू 1 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर वो जो बेस है वो 1 से छोटा है, उसकी पावर इन्फिनिटी कर दी बहुत बड़ी, तो वो 0 हो जाता है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं अपने लॉगरिथम में। ये तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है, देखो आपने देखा कि 49 है वो 7 की पावर 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 49 है वो 7 का कौन सा पावर होता है, तो आप बोलोगे 2। फिर से बता रहा हूँ, अब ये उल्टा है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे ये बोला जाता है n = a⁻x, तो log ऑफ लॉगरिथम ऑफ n बेस a = x होता है। अब ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि a की पावर x करोगे तो आपको n मिलेगा। ये क्या बोल रहा है कि a की कौन सी पावर करो कि मुझे n मिले, तो वो है x। ये बताया कि 7 की पावर 2 पे 49 है, तो log क्या पूछेगा कि 7 की कौन सी पावर 49 होता है, पावर पूछता है। ये log है वो पावर पूछेगा, और एक्सपोनेंशियल क्या पूछेगा, पावर दे देगा, बेस दे देगा और वैल्यू पूछेगा। ये बेस देगा, वैल्यू देगा और पावर पूछेगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो इसको हम एंटी लॉग भी बोलते हैं, एंटी लॉग है ये लॉग है तो ये इसका उल्टा एंटी लॉग, और लॉग को हटाने के लिए आगे हम एंटी लॉग लगाते हैं जिससे लॉग हट जाता है। अब समझे, इस बात को ध्यान रखना कि लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लिखते हैं तो लॉग हट जाता है। ये एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथम फॉर्म। अब समझे, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि log ऑफ 49 to the base 7 इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे क्या पूछा है समझे, 7 की कौन सी पावर 49 होता है, तो आप बोलोगे कि सर 7 की 2 पावर करोगे तो 49। ये एक्सपोनेंट, मतलब लॉग के अंदर आपको इस बेस का एक्सपोनेंट लिखना होता है। इस बेस का क्या एक्सपोनेंट होगा, कितनी पावर होगी कि ये नंबर मिला होगा, ये पूछा है। जबकि एक्सपोनेंट में क्या पूछा जाता है, 7 की 2 पावर कितना होगा, इसमें बोला 7 की कौन सी पावर 49 होगा। वैसे ही चलिए इसको इस वे में भी लिखते हैं, 125, 5 का कौन सा पावर 125 होता है, तो आप बोलोगे 3। वैसे ही log ऑफ 81, 3 का कौन सा पावर 81 होता है, आप बोलोगे 4। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आपको समझ आया कि पॉजिटिव रियल नंबर को 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रहा एग्जांपल आपके सामने, हमने बोला एक तो रियल नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये ध्यान रखना। उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि 7 की 2 पावर 49 होता है, 7 की 2 पावर 49 होता है। 5 का कौन सा पावर 125 होता है, 3, 5 की पावर 3 है 125 होता है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे ये दिखता है, मैंने लिखा log ऑफ 4 to the base 8, 8 का कौन सा पावर है वो 4 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इसकी पावर 2/3 करोगे तो 4 मिलेगा। ये मिल गया, ये लॉग है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। चलिए कुछ और चीज़ें हैं, तो आपको एक्सपोनेंशियल और लॉग समझ आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल के अंदर बेस को हम नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं ये बताया, 0 नहीं लेते ये बताया, 1 नहीं लेते ये बताया, 0 से 1 के बीच में लेते हैं, 1 से बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा n, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब जब मैंने लॉग बनाया तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला था, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये बताया, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नेवर 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, और ये पॉजिटिव। और x क्या होगा, x क्या था यहाँ पे, पावर तो कुछ भी हो सकती है, r मतलब -∞ to ∞, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए,
जब भी लॉग फाइंड कर रहे हो तो लॉग के अंदर ये जो कोएफिशिएंट है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो और 0 नहीं हो, ऑलवेज पॉजिटिव। और बेस है वो बेस तो पता ही आपको, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, 0 भी नहीं हो, 1 भी नहीं हो और नेगेटिव भी नहीं हो। ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है बस लॉग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि लॉग के अंदर जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस है वो 0 से बड़ा हो और 1 नहीं हो सकता, और लॉग की वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब समझें यहाँ पे क्या बताया था कि ए है बेस 0 से 1 के बीच में हो तो डिक्रीज होता जाता है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए लॉग का ग्राफ क्या बोलता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करनी है इसके अंदर, तो यही वाली ग्राफ इस तरफ भी बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है। x की वैल्यू बढ़ाओ y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन ये किस केस में होता है, ये है log ऑफ x टू द बेस a, लेकिन कब, जब a 1 से बड़ा हो। और ये है ग्राफ, ये भी log ऑफ x का ग्राफ है बेस a का, लेकिन इस केस में a है वो 0 और 1 के बीच में। ये ग्राफ अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम फंक्शन के अंदर इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको इतनी कहानी समझ आगे होगी कि लॉग क्या बताता है कि इस बेस का कौन सा एक्सपोनेंट 49 होगा, ये बताता है। चलिए अब देखें, अगर आपसे पूछता हूँ कुछ चीज़ें, लॉग ऑफ 512 8 का कौन सा पावर होगा, आपसे और पूछ लिया लॉग ऑफ 1 बेस 2 का कौन सा पावर 1 होगा, लॉग ऑफ 81 बेस 81 क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछता हूँ। और आपसे पूछ लेता हूँ लॉग ऑफ 1/2 2 का कौन सा पावर होगा, लॉग ऑफ 3/4 4/3 का कौन सा पावर होगा। और आपसे पूछ लेता हूँ लॉग ऑफ 2 और ये है 1/4, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे कि 8 का कौन सा पावर 512 होता है। अब इसको समझें, 512 का मतलब होता है कि 2 की पावर 9 और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। इस 2 की पावर 9 को मैं 2 की पावर 3 होल पावर 3 लिख सकता हूँ, इस 2 की पावर 3 की जगह 8 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 512 है वो 8 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 करूँगा तब 512 आएगा 3। अब 2 की पावर क्या होगी कि 1 मिल जाए, 0, सबको पता है 0। 2 की पावर 0 करने पे 1 मिलेगा। और 81 की कौन सी पावर 81 1 1/2 की कौन सी पावर 2 होती है, 1/2 की क्या पावर लगाओ कि 2 आ जाए -1। ये देखिए 1/2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर 1। ये 4/3 3/4 की कौन सी पावर 4/3 होती है -1। ये 2 की कौन सी पावर 1/4 होती है 2 की पावर -2, ये -2 मिला। ये है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें बेस की आपको पावर बतानी है, इस बेस की कौन सी पावर ये वैल्यू आएगी, बस इतना सा है। एक और लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ 1 बेस 30 इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 की पावर क्या लगाओ कि 1 आ जाए 0। ये हमने लॉग के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब इन सभी एग्जाम्पल से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उनको 1 बाय 1 हम लोग लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल आपको क्लियर है और लॉगरिथम क्लियर है। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एंटी लॉग भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 100 बेस 10 कितना होगा, तो आप क्या बताओगे। 10 का कौन सा पावर 100 होता है 2, ये 2 हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। ये है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या बताता है, एक बार फिर से बताता हूँ। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए,
ये जो बेस है, बेस ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं और 1 भी नहीं। और इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका कौन सा पावर 100 होता है वो पावर लिखना है आपको, एक्सपोनेंट लिखना है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखें, अब कई बार हम लोग बोलते हैं कि सर हम बेस को 1 क्यों नहीं ले लेते, अब उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि log ऑफ n टू द बेस 1, अब इसकी क्या वैल्यू होगी। आपको पता है कि 1 बेस है, 1 की कौन सी पावर लगाओ कि n मिल जाए, कोई भी नहीं। जैसे n की वैल्यू क्या हमें नहीं पता, जैसे मैं बोलता 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, क्या 1 की कोई पावर लगाने से 2 3 4 5 आता है, नहीं। 1 की कोई भी पावर लगाओ हमेशा 1 ही आएगा, n तो आएगा ही नहीं, मतलब 2 3 1 के अलावा कोई टर्म तो आ ही नहीं सकती, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। बेस 1 नहीं लगा सकते, इसीलिए तो नहीं लगा सकते कि आप 1 की कोई सी भी पावर लगाओ, 1 के अलावा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब आप बोलोगे सर 1 तो आ सकती है, हाँ 1 आ सकती है। log ऑफ 1 बेस 1, 1 की पावर क्या लगाओ कि 1 आ जाए, बहुत सारी वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -3 -4, कुछ भी वैल्यू लगाओ 1 की पावर 1 ही आएगी। तो इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, 2 3 4 5 -2 -3 -4, इतने सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। मतलब वैल्यू एक ही और इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक वैल्यू नहीं मिलती। इसीलिए log का बेस 1 हम नहीं लगाते। कारण समझ में आ गया होगा, रीज़न क्या है। कारण ये है कि log का बेस 1 लगाने पे किसकी पावर 1 की क्या पावर लगाओ कि n आ जाए, ऐसी कोई पावर होती ही नहीं कि 1 के अलावा कोई वैल्यू मिले। दूसरी चीज़, अगर 1 भी वैल्यू लेके चलते हैं तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, इसलिए log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लो नोट डाल के। फर्स्ट, यूनिटी हैज been excluded from the base of the logarithm as in this case log of n to the base 1 will not be possible and if n equal to 1। देखिए क्या बोला था कि 1 की कोई भी पावर है n नहीं ला सकती 1 के अलावा, लेकिन अगर 1 भी देते हैं तो क्या होगा, देन log of 1 to the base 1 will have infinite many solution, इनफाइनाइट वैल्यू देगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं इसके अंदर, क्या आपको बताया था लॉग और एंटी लॉग, लॉग को कैंसिल करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बोला कि लॉग ऑफ x बेस a है, अगर मैं एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल लगाता हूँ इसके नीचे, ये एक्सपोनेंशियल और ये इसकी पावर में आ गया, तो ये लॉग और ये एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको x वैल्यू मिल जाएगी। मतलब a की पावर में log है और उसका बेस वही है जो इसके बेस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ये वाली वैल्यू आपको मिल जाती है। ये लॉग, ये एंटी लॉग, लॉग ने एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया तो x वाली वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट, जैसे ये 2 टू दी पावर log ऑफ 5 बेस 2 क्या आएगा 5, ये log का बेस 2 है और ये होल जो वैल्यू है वो किस बेस पे है 2 पे, दोनों का बेस सेम, कैंसिल हो गया 5 आ गया। एक और है एंटी लॉग, जैसे मैं बोलता हूँ कि log ऑफ 512 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का कौन सा पावर 512 होता है, आप बोलोगे कि सर 9। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 2 की पावर 9 कितना होता है 512, एंटी लॉग हो गया ये लॉग और ये इसका एंटी लॉग। अब इस 9 की जगह क्या लिखोगे, देखो ये 2 की पावर 9 512 है और log ऑफ 512 बेस 2,
इसकी वैल्यू 2 की कौन सी पावर 512 होता है 9, तो इस 9 की जगह ये 9 की वैल्यू यहाँ लिख दूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 2 की पावर ये 9 है ना, इस 9 की जगह ये वैल्यू लिखता हूँ log ऑफ 512 बेस 2 इक्वल टू 512। क्या ये कहानी समझ आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। log ऑफ 512 टू द बेस 2, अब log क्या बोलता है कि इस 2 का कौन सा एक्सपोनेंट, कौन सा पावर है वो 512 के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 9 पावर, 2 की पावर 9 लगाओगे तो 512 आएगा। ये आपने सॉल्व किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलता है कि 2 की पावर 9 किसके इक्वल होता है, 512 के। अब इस 9 की जगह मैंने ये लिख दिया log ऑफ 512 बेस 2, log ऑफ 512 बेस 2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 512 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये log ये एंटी लॉग, ये 2 बेस है और इसकी पावर में log है उसका भी बेस 2, एक दूसरे को कैंसिल करके ये वैल्यू दे देते हैं। यही आपको बताया था। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखें, इसको एक बार नोट करें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लॉग के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आ गई होगी कि लॉग के अंदर वैल्यू है कभी भी नेगेटिव पुट नहीं करते हैं। लॉग का बेस नेगेटिव नहीं होता है, 0 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, और लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके और वैल्यू वही वैल्यू दे देते हैं। नेक्स्ट है कुछ और नोट्स है। क्या क्या नोट है? वो वाला था सेकंड, ये थर्ड वाला नोट क्या है? थर्ड वाला नोट ये बोलता है कि लॉग ऑफ जो वैल्यू है उसी का बेस लगाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये पता है सबको कि n का कौन सा पावर n आता है, 1। नंबर 4, log ऑफ 1 बेस n, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। मतलब log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर क्या लगाओ कि 1 आ जाए, 0। किसी भी नंबर की पावर आप 0 लगाओगे तो 1 बन जाएगा। तो log 1 टू द बेस n, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, और log n बेस n, दोनों का बेस और वैल्यू कोएफिशिएंट दोनों सेम हो तो 1 मिलता है, क्योंकि n की पावर ही क्या लगाओगे कि n मिल जाए 1। फिफ्थ है log ऑफ n टू द बेस 1/n, 1/n की क्या पावर लगाए कि आपको n मिल जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है -1। एक और, ये तो आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, a टू दी पावर log ऑफ n टू दी बेस a, log और एंटी लॉग कैंसिल करके n दे देंगे। हम यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि n शुड बी पॉजिटिव, log के अंदर कभी नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। दूसरा, a की वैल्यू पॉजिटिव और a है वो 1 नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चले और क्या, एक और चीज़ देखें, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे भी अच्छे से। एक बार एक एग्जांपल देखें, log ऑफ 100 टू द बेस 10, 10 की क्या पावर आपको 100 देगा, 2। ठीक वैसे ही log ऑफ 100 टू द बेस 1/10, अब देखिए ये क्या देगा, 1/10 की कौन सी पावर लगाओगे 100 मिले, -2। देखिए ये 10 भी 1 से बड़ा, 100 भी 1 से बड़ा, तो आपको क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू। ये 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, आपको क्या मिला, -2। अब इसका उल्टा करते हैं, log ऑफ 1/100 और ये 1/10 क्या मिलेगा। देखिए 1/10 का कौन सा पावर 1/100 होता है, 2 पावर, ये 2 आ गया। और इसमें log ऑफ 10 1/100, 10 का कौन सा पावर 1/100 होगा, -2। मतलब इस एग्जाम्पल से, इन चारों एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर है। क्या क्लियर है कि अगर log का कोएफिशिएंट और बेस दोनों ही वैल्यू 1 के राइट साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, दोनों ही वैल्यू 1 के लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। एक राइट में एक लेफ्ट में माइनस, एक राइट में एक लेफ्ट में माइनस, मतलब अगर दोनों ही वैल्यू log का कोएफिशिएंट ये वाला log ऑफ n टू द बेस a, अगर ये दोनों ही वैल्यू बेस और कोएफिशिएंट 1 की एक ही तरफ हो, मतलब या तो दोनों 1 के लेफ्ट में हो या दोनों राइट में, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एक राइट में एक लेफ्ट में, ये लेफ्ट में ये राइट में, या फिर ये राइट में ये लेफ्ट में, दोनों अलग अलग हो 1 के, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब इसको लिख लेते हैं हम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 7,
आप लोग इसको नोट करें, whenever the number and base are on same side of unity, then logarithm of that number is to the base is पॉजिटिव। समझ आ गया होगा कि 1 के एक ही साइड में हो बेस और नंबर तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और इसका दूसरा, however if the number and base are located in different side of unity, then logarithm number to the base is negative। समझ में आया जो बात इन एग्जाम्पल से समझाई? 1 के एक ही साइड हो दोनों तो पॉजिटिव, और एक दोनों अलग अलग साइड हो 1 के तो नेगेटिव। ये आप लोग नोट कर ले, वीडियो पॉज करके कुछ और चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ की प्रॉपर्टीज़, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लॉ की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ के। आज हम लोग थोड़ा बेसिक कर लें। अब आपसे पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फर्स्ट, log ऑफ cos 60 डिग्री टू द बेस sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर 2, log ऑफ 1.3 बार टू द बेस 3/4, इसकी वैल्यू क्या होगी? एंड नंबर 3, log ऑफ 2 + √3 बेस 2 - √3, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इन तीनों की वैल्यू पूछा है। अब देखें इनकी वैल्यू, हमें पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और sin 30 की 1/2। तो मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2। ये सेम है दोनों। अब 1/2 की कौन सी पावर 1/2 होता है? 1 होता है, ये तो हमें पता ही। अब 1.3 बार, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको यहाँ से समझते हैं। 1.3 बार का मतलब है 1.333333। अब आप लोगों ने छोटी क्लास में 9th या 10th में इसको सॉल्व करना सीखा था कि x = 1.333 ये वैल्यूज़ है, तो 10x जो होता है वो होता है 13.3333, इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होती है। अब इस x को मैं यहाँ लिखता हूँ 1.3333 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो आया 9x, 13 - 1 12, और ये बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो x = 12/9 मतलब 4/3, तो इसकी वैल्यू 4/3 होती है। तो इसको लिखा log ऑफ ये 4/3 टू द बेस 3/4। तो आप देखें 3/4 की कौन सी पावर करो कि 4/3 आता है? -1। सिंपल। अब इसको समझें। अब आप लोगों ने देखो, मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है कि sec थीटा माइनस tan थीटा, उसको आप कई बार ये यूज़ कर चुके हो, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ऐसा क्यों यूज़ किया आपने? क्योंकि जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए आपने इसमें से किसी भी एक को यहाँ 1 के डिवाइड के फॉर्म में लिखा।
मतलब आपको ये चीज़ पता है कि अगर हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये होता है। तो इसमें से किसी भी एक को मैं ए प्लस बी को यहीं रखता हूँ और दूसरे को इसके डिवाइड में डाल सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी को यहाँ रख के इसको डिवाइड में डाल सकता हूँ। अब ध्यान दें, अगर मैं इसकी जगह 2 प्लस रूट 3 लिखता हूँ, ए की जगह 2 और बी की जगह रूट 3 लिखता हूँ, तो क्या होगा? देखो, इसकी जगह 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ये कितना हो? ए की जगह 2 और इसकी जगह रूट 3, ये 4 माइनस 3 1 हो गया, ये 1 हो गया। मतलब 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये जो लिखा हुआ 2 प्लस रूट 3, इसकी जगह मैं 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3। अब आप ही बताइए कि 2 माइनस रूट 3 का कौन से पावर लगाओ कि 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाए? सिंपल है, सबको पता है, -1 हो गया। तो इस तरह से ये लॉग के कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। लॉग का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों का बेस कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको ये समझ आ गया, फिर हम लोगों का लॉग का बेसिक खत्म हो गया। चलिए, जैसे आप लोगों ने देखा कि a टू दी पावर x हम लोग n लिखते हैं और log ऑफ n टू दी बेस a को हम लोग x लिखते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, a की पावर x करोगे तो आपको n मिलेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताती है। ये बताती है कि a की कौन सी पावर करोगे कि n मिल जाए, तो आप लोग बोलोगे x। अब ध्यान दो, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप इसको डंडा मारो, सिंपल भाषा में समझते हैं, तो ये उछल के यहाँ जाएगा, इसके चरणों में चला जाएगा, तो n इक्वल टू ए टू दी पावर x हो जाएगा। यही तो चीज़ है, n इक्वल टू ए टू दी पावर x। ये दोनों इस तरह से रिलेटेड है। मतलब अगर log है, log का बेस इधर जाके सिंपल बेस बन जाता है और इधर का सिंपल बेस इधर जाके log का बेस बन जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि a की पावर b इक्वल टू c है, तो b इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ c बेस a। देखो, इधर a बेस में था, एक्सपोनेंशियल बेस, इधर गया तो log के बेस में कन्वर्ट हो गया, और इधर c आ गई, b आ गया। अब देखिए कुछ और, जैसे x की पावर y इक्वल टू z है, ये एक्सपोनेंशियल का बेस इधर जाएगा तो log का बेस, और y इधर ही रहेगा, y इधर ही रहेगा, ये log का बेस बन गया x। जैसे मैं बोलता हूँ कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 इक्वल टू 2, ये log का बेस इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, 4 इधर ही रहेगा, ये बन गया एक्सपोनेंशियल बेस, और ये इसकी पावर में चढ़ेगा। क्या सही लिखा? 2 की पावर 2 4 ही होता है। तो आपको बेस चेंज समझ आ गया कि log इस पर डंडा पड़ते ही log का बेस इसके चरणों में चला जाता है, बेस बन जाता है, और ये इसकी पावर बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल का बेस है, इधर शिफ्ट करोगे तो log का बेस बन जाएगा, और log का बेस है, इधर शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा। ये होता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, इस बेस चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मुझे बोला है, एक क्वेश्चन कर देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? और log इसके आगे लिखा हुआ है log ऑफ बेस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा। आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ आ गई अच्छे से। ये एक्सपोनेंशियल का बेस है, इधर जाएगा तो log का बेस बनेगा, और ये log का बेस इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाता है। इसका अगर आप कहो तो एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि log ऑफ 625 या फिर 5 टू दी पावर 4, 625 होता है, 5 टू दी पावर 4 625 के इक्वल होता है। 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आएगा। अगर मैं यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल का बेस है इधर हटाता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4 तो इधर ही रहेगा और वो log का बेस बन जाएगा, ये log का बेस बन गया। अब देखें,
लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि फाई का कौन सा पावर 625 होता है, एक्सपोनेंट ही तो लिखना है, 4 ही होता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म। ये बेस चेंज आ गया। इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी से। अब इसकी वैल्यू आप लोगों ने छोटे क्लास में देखा है, ये 5 होता है, तो log ऑफ 5 टू द बेस 5 ये 1 हो गया। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू log ऑफ tan 2 डिग्री इंटू log ऑफ tan 3 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा कहाँ तक, log ऑफ tan 89 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन की कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो समझें। log tan 1, log tan 2, अब tan 1 डिग्री की क्या वैल्यू है, tan 2 डिग्री की क्या वैल्यू, tan 3 डिग्री की क्या वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन ध्यान से देखें, ये 1, 2, 3 से 89 जाते जाते बीच में tan 45 भी तो आएगा। 1 से लेके 89 तक जाओगे तो बीच में 45 भी तो आएगा। तो एक टर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे छिपी होगी जो ये बता रही कि मैं log tan 45 डिग्री हूँ, log tan 45। अब ध्यान दें, log tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, 45 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और log 1 क्या होता है, log 1 बेस कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0, ये 0 होगी। अब इसमें से इतनी सारी टर्म है जो प्रोडक्ट हो रही है, ये सभी का प्रोडक्ट हो रहा है, और बीच में कोई एक टर्म 0 आ गई। अब 0 का कितनी भी टर्म के साथ प्रोडक्ट करो वो ऑलवेज क्या देगा, 0। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है 7 टू दी पावर log ऑफ x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड x, x इज व्हाट। अब देखें इसको समझें, 7 की पावर log ऑफ x टू द बेस 7, ये बेस एक्सपोनेंशियल का, ये log का, ये एंटी लॉग लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनाएंगे, x, इसकी वैल्यू x आ गई, प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, then 3x इक्वल टू माइनस 9 and x इक्वल टू माइनस ऑफ 3, x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दें, क्या x की वैल्यू माइनस 3 हो सकती है, क्योंकि log के अंदर हम कभी भी नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, तो नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक और देखते हैं। क्वेश्चन है 2 टू दी पावर log ऑफ x माइनस 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 2 की पावर में log का फंक्शन है और उसका बेस भी 2 है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे log और एंटी लॉग, तो क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये x और 2x 3x हो गया, ये माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 21 माइनस 21 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 7 आ गया। अब देखिए क्या x यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि log के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। x की वैल्यू 7, 7 माइनस 3 4, हाँ पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 7, ये सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 4, देन x इज व्हाट। बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको बताइए अभी, बेस चेंज प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया था, ये log का बेस इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 दी पावर 4 हो गया, ये log पर डंडा पड़ती है, इसके चरणों में चला जाता है, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब x माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 4 16 एंड x इक्वल टू 19, क्या 19 आप पुट कर सकते हो, फिर चेक भी करना है, 19 माइनस 3 16, हाँ कर सकते हो,
ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लॉ की इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेस चेन प्रॉपर्टी का, और फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जो आप लोगों को सॉल्व करना है। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज तो हमारा बेसिक चल रहा है। चले, क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है a इज व्हाट। उसके लिए क्वेश्चन है फर्स्ट, log ऑफ a बेस 2 इक्वल टू 2, नंबर 2 पे है log ऑफ a इंटू a प्लस 3 बेस 10 इक्वल टू 1, नंबर 3 है log ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 1/3 इक्वल टू -1, और फोर्थ वन है log ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 2। अब इसमें a की वैल्यू ढूंढनी है इन चारों के अंदर। अब देखें क्या करते हैं, ये a है, 2 का कौन सा पावर a बनेगा, या फिर 2 की पावर 2 है तो a क्या होगा 4, या फिर इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से कर देते हैं। ये लॉग का बेस है, इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, तो a इक्वल टू 2 की पावर 2 हुआ 4 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन आ गया, a की वैल्यू 4 आ गई। दूसरा इधर देखते हैं, इसको मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसका लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल बेस में कन्वर्ट करता हूँ, तो a इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 10 की पावर 1 हो गया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ a इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 10 हो गया, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये तो आपको पता है, भली बात ही परिचित है। 3 को मैं 5 माइनस 2 लिखूँगा, तो a की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2, 2 वैल्यू आएगी। आप चाहो तो पुट करके देखो, a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 और 2 प्लस 3 5 इंटू 2 10 1 आ गया। -5 पुट करो, -5 और 3 कितना हुआ -2 इंटू -5 10 हो गया। अब इसको देखते हैं, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी से ये डंडा मारा इधर, ये लॉग का बेस इधर आ गया, इसके चरणों में पहुंच गया, तो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर -1 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर -1। दिस implies that a स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, देन a स्क्वायर इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू +-2। ये a फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से देखें, इसको सॉल्व करना है। ये लॉग का बेस है, इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस, तो ये बनेगा a स्क्वायर -5 इक्वल टू 2 दी पावर 2। यहाँ से मिलेगा आपको a स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4, यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 9 और a इक्वल टू +-3। तो ये हमने सारे सॉल्व कर लिए और हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द logarithms of the following numbers to the base 2 फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 8, नंबर 2 है 2 रूट 2, नंबर 3 है 1/5 रूट ऑफ 2, और फोर्थ है 1/7 रूट ऑफ 8। ये 7th रूट ऑफ 8, इसका इन सभी का लॉग फाइंड करना है टू द बेस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड the logarithm of the following numbers to the base 1/3। फर्स्ट है 81 और नंबर 2 है
क्यूब रूट ऑफ 3, 3 का थर्ड रूट। नंबर 3 है 7th रूट ऑफ 1/3, ये 1/3 का 7th रूट। 4th है 9 स्क्वायर रूट 3 एंड 5th है 1/9 इंटू 4th रूट ऑफ 3, 1/9 इंटू 4th रूट ऑफ 3। इन सभी का लॉग फाइंड करना है, ये जितने भी लिखे हुए हैं, और बेस क्या लेना है 1/3, वो वैल्यू आपको बतानी है। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इसमें आपको करना क्या है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x for which the following equalities hold true. फर्स्ट है log of x स्क्वायर बेस 2 इक्वल टू 1। आपको इसमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है। log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2 इक्वल टू 1, इसमें x की वैल्यू बतानी है। एक और क्वेश्चन log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस x टू द बेस 3, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। एक और क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ x to the power 2 बेस 4 इक्वल टू log ऑफ x बेस 4, इसमें x की वैल्यू बतानी है। और एक और फोर्थ क्वेश्चन, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 8 बेस 1/3 इक्वल टू -2, इसमें x की वैल्यू बतानी है आपको। चलिए देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग नोट करें और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने लॉग की जितनी भी डेफिनेशन थी, लॉग की डेफिनेशन, लॉग के बेसिक के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो सारे अच्छे से पढ़ ली। एक्सपोनेंशियल पढ़ा और फिर उसके बाद उसके रेसिप्रोकल बना के और लॉग पढ़ा। एक्सपोनेंशियल आपको एंटी लॉग के थ्रू भी समझा दिया, आपको बता दिया बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है और लॉग क्या बोलता है कि जो बेस है उसका कौन सा एक्सपोनेंट है वो n वैल्यू होती है। तो इससे आप ये भी समझा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और इस तरह की अभी जैसे ए फाइंड किया था ना, उसी तरह से इनको फाइंड करना। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद आपका ये आज का लेक्चर खत्म होता है। कल पढ़ेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। IIT के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन है log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 1/2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड x, ये हमसे पूछा है। क्या करें, सबसे पहले देखिए ये लॉग का बेस है। एक तरीका तो कि दोनों तरफ लॉग है और दोनों का बेस सेम है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। या फिर दूसरा, ये लॉग का बेस है, इधर जाके सिंपल बेस बना लो, वो भी चलेगा। तो मैंने बना लिया, इस लॉग को यहाँ से डंडा मारा, ये इसके चरणों में चला जाएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/2 की पावर बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 1/2। अब देखिए ये एंटी लॉग, ये लॉग, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, ये मिला। अब ये 1 तो कैंसिल हो गया, 2x माइनस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या सेटिस्फाई करता भी है, x की वैल्यू 0 और ये 0 प्लस 1 पॉजिटिव है, चलेगा। x की वैल्यू 0 प्लस 1 पॉजिटिव है, चलेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके जो मैंने बताए, एक क्या कि दोनों तरफ लॉग है और दोनों का बेस सेम है, तो आप दोनों लॉग को कैंसिल कर सकते हो और इनको इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से किसी भी एक लॉग को
यहाँ से डंडा मारो, ये लॉग का बेस इधर जाके बेस बन जाएगा इसके चरणों में, या फिर इसको डंडा मारो, ये इधर आ जाएगा। और इधर आके ये देखो, ये एंटी लॉग, ये लॉग, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपको ओवरऑल मिलना वही है। और फिर इसको सॉल्व कर लिया। दोनों मेथड है। आज का लेक्चर यही खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।